इस साल के जनरल इलेक्शन में ये वाला मीम वायरल हुआ था, याद है? मोदी जी हमें घर ले आएंगे, वॉर रुकवा दी पापा, वॉर रुकवा दी पापा। बीजेपी के एड कैंपेन का जब ये मीम आया, ऑपोजिशन सोशल मीडिया टूट पड़ी और खूब मजाक उड़ा, नेशनली और इंटरनेशनली। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। पापा ने वॉर रुकवा दी, पापा हमें नौकरी क्यों नहीं देते? He stopped the war? Because I feel like I'd remember if Modi had somehow hit pause on the war in Ukraine, like it's a Call of Duty game. इसकी खिल्ली उड़ी और उड़नी भी चाहिए थी, क्योंकि सारे पिछले झूठे दावों को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया इसने। लोगों ने बोले क्या लगाया, मतलब कि मणिपुर रोका नहीं जा रहा, यूक्रेन में वॉर रुकवा दी पापा, वॉर रुकवा दी पापा। पूरी दुनिया को पता है कि यूक्रेन में कोई वॉर नहीं रुकी थी, कोई इंडियन स्टूडेंट्स को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला था, ये बस एक प्रोपेगेंडा ऐड था। Day by day, things are getting worse and worse. We are not able to reach to government. And there is no water available for us. दो धमाका हुआ है, सुबह में एयर स्ट्राइक हुई है बड़ी। If anything happens to us, all the responsibility will be from government and embassy. क्योंकि वॉर चल रहा है, कोई पार्क में दो बच्चे तो लड़ नहीं रहे कि हैंडशेक करवा दिया है, बात खत्म। यूक्रेन में जो वॉर है उसमें आधी से ज्यादा दुनिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है। वॉर रुकी नहीं है, आज भी चल रही है और रशिया यूक्रेन पूरी तबीयत से लड़ रहे हैं। एंड शुरू में लोगों को लग रहा था कि बिल्कुल वन साइडेड मामला होगा, कहां यूक्रेन छोटा सा देश, कहां रशिया सुपर पावर, तू छिद्दगस की। बट यूक्रेन हैज फॉट बैक एंड फॉट बैक लाइक एन इक्वल। अब यूक्रेन ने रशिया को टक्कर इसलिए दे दी क्योंकि अमेरिका की बैक है ना, समझ रहे हैं ना, बैक। कॉलेज गए थे बट जोक्स अपार्ट, अगर आपको रशिया यूक्रेन वॉर का एंड डिस्कस करना है, उसका सॉल्यूशन के बारे में बात करनी है, तो कोई एड कैंपेन से बात नहीं बनेगी, एक बहुत ऑब्जेक्टिवली बात करना पड़ेगा। देखो, मैटर जले भी जितना सीधा और रॉकेट साइंस जितना सिंपल है बिल्कुल। बट आज इस बात को समझेंगे कि 21वीं सदी की सबसे कॉम्प्लिकेटेड वॉर अगर रुकनी है तो कैसे रुकेगी, कौन रोकेगा, और अगर बात हो रही है कि इंडिया का मोदी रोकेगा तो क्यों रोकेगा। 3 साल हो चुके हैं इस वॉर को, और सिर्फ इन दोनों देशों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए बहुत महंगा पड़ गया है। ये जान माल का बहुत नुकसान हुआ है, लाखों सोल्जर्स मरे हैं, 70,000 यूक्रेन के मर गए, ऑफिशियल एस्टिमेट्स में 2 लाख रशिया के सोल्जर्स मर चुके हैं। और अगर आप इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करो तो वर्ल्ड बैंक ने 2022 में बताया था कि अगर यूक्रेन को रीबिल्ड करना है तो $350 बिलियन का खर्चा आएगा। अब कितना अमाउंट होता है पता नहीं, पर इतना पता है कि बहुत देशों की जीडीपी नहीं होती इतनी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ऐसा क्या है कॉम्प्लिकेशन इस वॉर में कि ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। यूक्रेन रशिया क्यों पीस का पी भी नहीं बोल रहे? देखो, यूक्रेन के लिए तो सिंपल है, उनके लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, अगर उन्होंने लड़ाई नहीं की तो उनका तो देश ही खत्म हो जाएगा। बट अगर आपको रशिया या स्पेसिफिकली पुतिन का माइंडसेट समझना है तो आपको थोड़ा हिस्ट्री समझाना पड़ेगा। देखो, थोड़ा मैप से समझते हैं। ये है आज का रशिया, लेकिन 1990s में ये पूरा एरिया इंक्लूडिंग यूक्रेन एंड अदर कंट्रीज वाज कॉल्ड द सोवियत यूनियन। और इस सोवियत यूनियन के यूएस और वेस्ट के कुछ कंट्रीज से ठंडा युद्ध चलता था, कोल्ड वॉर, कि किसी भी टाइम पे न्यूक्लियर वॉर छोड़ देंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। बहुत खराब सीन था भाई वो, मेरे को इतना डर लगता था इस टाइम से, मैं पैदा ही नहीं हुआ था। मतलब ईस्ट वेस्ट की लड़ाई थी, मतलब रशिया प्लस यूक्रेन प्लस लाटविया प्लस लिथुआनिया वर्सेस यूएस प्लस फ्रांस प्लस इटली जर्मनी बीच का बिच्छू था। फिर साल आता है 1991, कोल्ड वॉर खत्म होता है और सोवियत यूनियन कोलैप्स कर जाता है। रशिया, यूक्रेन, लाटविया अलग अलग कंट्रीज में बट जाता है। उनका 1947 फिर एक कॉन्सेप्ट आता है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो वेस्ट की कंट्रीज में साइन होता है, वेस्ट की कंट्रीज प्लस यूएसए, जिसका बेसिक रूल ये था कि अगर रशिया किसी भी एक नेटो कंट्री पे अटैक करता है तो मतलब बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज जो नेटो का पार्ट है उनसे लड़ाई लेगा। An attack against one would be an attack against all. सब साथ में मिलके लड़ेंगे, और ये मैंने तुम्हें बता दिया यूएस की बैक है। नाउ फ्रॉम द इवेंट ऑफ कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, कई सारी ऐसी एक्स सोवियत कंट्रीज हैं जो नेटो का पार्ट बन चुकी है, और कुछ टाइम से यूक्रेन भी उसका पार्ट बनने जा रहा था, जो रशिया नहीं चाहता। रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन भी नेटो का पार्ट बने। उनका कहना है कि भाई पहले तो हमारा तुम घर तोड़ चुके हो, अब क्या द्वार पे बेटी पे आओगे? इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। सेकेंड एस्पेक्ट, ये रशिया का स्टैंड है। एंड फॉर पुतिन यूक्रेन इज अ मैटर ऑफ प्राइड। उसको लगता है कि भाई पहले सोवियत यूनियन हमारा था, वो तोड़ के रशिया बचा है, अब क्या वेस्ट जो है बिल्कुल यूक्रेन को साथ में ले जाएगा, तो वो नहीं चाहता। पुतिन के लिए रशिया यूक्रेन अलग अलग देश है ही नहीं, वो अखंड सोवियत यूनियन के पार्ट है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा से नॉन अलाइनमेंट की रही है, किसी भी साइड नहीं लेंगे। अभी से नहीं, नेहरू के टाइम से ऐसे ही है, और आज नहीं, कोल्ड वॉर के टाइम पे भी ऐसे ही था। ना हम वेस्ट की साइड हुए थे, ना हम ईस्ट की साइड हुए थे, एंड इंडिया वाज प्रोबब्ली द ओनली कंट्री टू डू सो। अभी भी कोई दो फॉरेन नेशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंडिया का हमेशा एक न्यूट्रल स्टांस रहता है, एंड इट्स वेरी स्मार्ट। इस युद्ध में इंडिया ने हमेशा वॉर को कंडेम किया है, पर रशिया को कभी डायरेक्टली कॉल आउट नहीं किया। जब भी रशियन एग्रेशन हुआ है, रेजोल्यूशन पास हुए, इंडिया ने सपोर्ट किया है, बट एट द सेम टाइम रशिया पर जो यूएस ने सैंक्शंस लगाए उसको फॉलो नहीं किया। हमने रशिया से अपना ट्रेड बढ़ाया ही है। शायद कल को तो 3 4 10 गलती करेगा ना, तो मैं शायद बोलूं भी ना, उस चीज को एड्रेस भी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि दोस्ती है ना यार।
पहले इंडिया का जो टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता था 1% रशिया से लेते थे। जैसे यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, बाकी लोगों ने अपनी सप्लाई रशिया से रोक दी, तो इंडिया ने अपना इंपोर्ट बढ़ा लिया और आज की डेट में 40% अपना क्रूड ऑयल रशिया से ले रहा है। इट्स अ 40 टाइम जंप। और रशियन ऑयल इंपोर्ट पर यूरोप के ऑब्जेक्शंस रहे हैं, जिसको इंडिया ने नहीं सुना, पर रशिया को कॉल आउट भी किया है। टोल्ड यू इट्स वेरी स्मार्ट। और ये सेटअप इंडिया को कॉम्प्रो कराने के लिए बहुत सही कैंडिडेट बनाता है, क्योंकि आज की डेट में इंडिया एक लौती कंट्री है जिसका लीडर यूक्रेन और रशिया दोनों को विजिट कर सकता है एज अ फ्रेंडली स्टेट। दोनों कंट्रीज से हमारे ट्रेड चलते हैं, दोनों कंट्रीज से हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस है। बेसिकली वी आर इन द सेंटर, गुड टर्म्स विद ईस्ट एंड द वेस्ट। और ऐसा नहीं है इंडिया ऐसी पहली कंट्री बनेगी जो रशिया यूक्रेन वॉर को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। इसके पहले भी कई बार मांडवली हो चुकी है। जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था तो रशिया और यूक्रेन दोनों ने अपने ग्रेन को एक्सपोर्ट करना रोक दिया था, जिससे फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया था। अफ्रीका जैसे कई सारे देशों में खाने की दिक्कत हो गई थी। और क्योंकि ये जो पूरा इनका ट्रेड होता था वो ब्लैक सी रूट से होता था, तब साइन हुआ था ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। ये दोनों कंट्रीज के बीच में से कुछ चंद अग्रीमेंट में से एक है और ये पहले 120 दिन के लिए हुआ था, फिर 1 साल तक के लिए चला, बाद में कुछ ही टाइम पहले एक्सपायर कर गया। एंड कॉन्ट्ररी टू बिलीफ, इट इज रशिया जो यूएन को बार बार प्रेशराइज करता आ रहा है कि भाई यूक्रेन से बोलो हमारी डिमांड माने। एंड यूएन आप जानते हो प्लास्टिक के फूल की तरह, ना खुशबू देता है ना मुरझाता है। बढ़िया बढ़िया। और पीस लाने का दूसरा किसी कंट्री ने ट्राई किया था, वो थी स्विट्जरलैंड। उन्होंने एक पीस समिट किया था, सारी कंट्रीज को बुलाया था, बट रशिया ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। रशिया ने कहा था कि एक तो आप पहले ही से भाई यूएस वालों की साइड हो, और दूसरा आपने जैसा टर्म्स रखे हैं हमको अब बायस लग रहे हो आप, बेसिकली लाइक इंडियन मीडिया। रशिया went ahead and said that the summit is a bloody waste of time। रशिया ने बोला स्विट्जरलैंड का स्टैंस न्यूट्रल नहीं है, और लगे भी क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने जो वेन्यू चूज किया था वही न्यूट्रल नहीं था। यूक्रेन रशिया की पीस समिट यूक्रेन में ही रख रहे थे, एंड यूक्रेन ने जो मांगे रखी थी उसको 80 देशों का सपोर्ट मिला, बट इंडिया उसमें शामिल नहीं था। इंडिया का हमेशा से स्टांस रहा है कि बातें बातचीत से ही सॉल्व होंगी, और बातचीत तभी हो पाएगी जब सारी पार्टीज टेबल पे बैठे। बिना रशिया के इन्वॉल्वमेंट के रशिया यूक्रेन वॉर सॉल्व नहीं हो सकता। इसके अलावा दोनों कंट्रीज में कई बार प्रिजनर एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी हुए, बट दैट्स वेरी मिनिस्क्यूल, उस पे क्या ही काउंट करोगे। पॉइंट टू बी नोटेड, यूक्रेन ने भी इस बात पे बहुत स्ट्रेस दिया है कि इंडिया भी मीडिएशन का पार्ट बने। मतलब बड़े भैया छोटे भैया बैठेंगे, बट मंझले भैया हैं इंडिया। मैं क्या बोल रहा हूं। नाउ टू बी वेरी फ्रैंक, सिर्फ एक व्यक्ति है जो इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड करा सकता है, वॉर को एंड करा सकता है, और वो है व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने अपनी तरफ से 3 कंट्रीज को नॉमिनेट किया है जो मीडिएटर बन सकते हैं, इंडिया, चाइना एंड ब्राजील। एक एक करके बात करते हैं। चाइना नहीं हो सकता क्योंकि जो तीसरा सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है यूएस, उससे चाइना की एंटी चलती है, ये आप जानते हैं। ब्राजील में पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, कभी बोल्सोनारो होते हैं, कभी लुई डी सिल्वा होते हैं, तो उनका लीडर ही पक्का नहीं हो पा रहा, इंटरनल इंस्टेबिलिटी इतनी है। इंटरनेशनल स्टेज पे ब्राजील इतना बड़ा प्लेयर नहीं है। अगर फीफा छोड़ दो तो फूफा वाली इज्जत कहीं और मिलती नहीं है। ऐसा नहीं है, ब्राजील की बहुत चीजें अच्छी भी होती है, बट दिस मींस कि इंडिया बाय डिफॉल्ट एक लौती कंट्री बनती है जो रशिया और यूक्रेन के बीच में मीडिएशन करा सकती है, क्योंकि दोनों कंट्रीज से अच्छे रिलेशन भी है, इंटरनेशनल स्टेटस में भी ठीक ठाक इज्जत है, और पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें तो भाई 5 साल तक मोदी जी कहीं जा तो रहे नहीं है, जा रहे हैं क्या? बट मुझे लगता है रशिया यूक्रेन वॉर एंड करवाने में मोदी जी का एक पर्सनल मोटिव भी है। क्यों? सी लाइक इट और हेट इट, अगर आप ग्लोबली बात करोगे तो पॉलिटिकल लीडर्स में मोदी की अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा है। 3 टाइम गुजरात सीएम, 3 टाइम इंडिया पीएम, मतलब मोदी जी का सीवी तो तगड़ा है। एंड अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होगा मोदी हैज अ हैबिट ऑफ मेकिंग अ स्टेटमेंट। मोदी लाइक्स हैविंग द लास्ट लाफ। इंडिया में भले ही 3 टाइम पीएम बन गए हो, बट दुनिया भर में मोदी जी की छवि उतनी अच्छी नहीं है। वर्ल्ड ओवर रेपुटेशन काफी खराब हुई है। गोधरा कांड, हिंदू नेशनलिज्म, हेट पॉलिटिक्स, ऐसे शब्दों से इंटरनेशनली उनकी बहुत छवि खराब हुई है। एक बहुत कंट्रोवर्शियल कवर था टाइम मैगजीन का, उसने डिवाइडर इन चीफ बोल दिया था। खाएगा प्रधानमंत्री है भाई, लायर इन चीफ, डिवाइडर इन चीफ और अंबानियों का बिजनेस मैनेजर इन चीफ। तो अगर मोदी रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा देता है या रुकवाने में हेल्प कर देता है, तो इंटरनेशनली डिवाइडर इन चीफ को यूनाइटर इन चीफ बोलना पड़ जाएगा। एंड मोदी को अपनी छवि से कितना प्यार है, आप इसको ऐसे समझो कि जब 2002 कांड हुआ था तब यूएस ने इनको वीजा नहीं दिया था, अपनी कंट्री में एंट्री नहीं दे रहे थे। लेकिन 2014 में जब इंडिया के पीएम बन गए, तो एज एन इंडियन पीएम जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी यूएस में स्टेट विजिट पे गए थे, तो एक कोट पहना था जिसमें अपना नाम गड़ा हुआ था हर जगह। फुल शो ऑफ बाजी। अपनी इमेज सुधारने के लिए मोदी के पास ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें सपने आते होंगे रात में कि एक स्टेज पे है, एक साइड में पुतिन, दूसरी साइड में ज़ेलेंस्की और ऑपोजिशन। क्या इंडिया वॉर रोक सकता है? हाँ। क्या इंडिया का लीडर मोदी रहेगा? हाँ। क्या मोदी वॉर रोकना चाहता है? हाँ। बट क्या मोदी वॉर रोक रहा है? लेट्स फॉलो इंडियाज प्राइम मिनिस्टर्स इंटरनेशनल ट्रिप्स लेटली। पिछले 1 साल में मोदी की फॉरेन ट्रिप्स को अगर आप ट्रैक करोगे तो पता चलेगा कि वो इस इंटरनेशनल इशू को नेशनल इलेक्शन जितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। पहले जुलाई में रशिया गए, पुतिन से मिले, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, ज़ेलेंस्की ने क्रिटिसिज्म किया। फिर अगस्त में यूक्रेन गए और ज़ेलेंस्की से मिले। व्हाट मेक्स दिस सिग्निफिकेंट इज मोदी इज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु हैज विजिटेड यूक्रेन आफ्टर द कोल्ड वॉर। एंड जब पुतिन और ज़ेलेंस्की से मिल लिए, उनसे बात कर ली, समझ लिया कि आपके मन में क्या है, आपके मन में क्या है, तो फिर तीसरे सबसे बड़े स्टेक होल्डर यूनाइटेड स्टेट्स में
जाकर वो बाइडेन से मिले और फिर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की से एक बार फिर से मिले। तो भाई इतने राउंड ऑफ डिस्कशंस तो रोडीज में भी नहीं होते, कुछ तो चल रहा है। एंड इट्स नॉट जस्ट इंडियाज प्राइम मिनिस्टर, इंडिया इज हैविंग अ 3-point अप्रोच इन दिस। प्राइम मिनिस्टर मोदी जाके स्टेट लीडर्स पुतिन, जेलेंस्की, बाइडेन से बात कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रशिया यूक्रेन वॉर को लेके जो उनकी मिलिट्रीज हैं उनसे बैक चैनलिंग कर रहे हैं। और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, जो बाकी स्टेक होल्डर कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये सारी डिटेल्स पब्लिकली अवेलेबल है। इनफैक्ट इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी सितंबर में जेलेंस्की से मिली और उन्होंने भी बोला कि इंडिया एक अच्छा मीडिएटर बन सकता है। बट वो तो खैर घर का मामला है भाभी। पुतिन चाहता है कि मोदी मीडिएट करें, जेलेंस्की चाहता है मोदी मीडिएट करें और मोदी भी चाहता है कि मोदी मीडिएट करें। इनफैक्ट यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने तो ये तक कह दिया है कि इंडिया ना सिर्फ मीडिएट करे बल्कि इंडिया में ही मीडिएशन हो सकता है। नई दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के पास चौक पे बैठेंगे तीनों, मजा आएगा। सॉरी, अब आप बोलोगे बट ठीक है इंडिया मीडिएट कराना तो चाहता है बट सॉल्यूशन क्या है? अल्टीमेटली जब टेबल पे बैठेंगे तो रजामंदी किस बात पे होगी, तो भी थोड़ा मैप से समझाता हूं। पॉइंट टू बी नोटेड, अपनी भाषा देसी है तो जगह के प्रोनाउंसिएशन यहां हो सकता है। ये है रशिया यूक्रेन का बॉर्डर। सबसे वाजिब सॉल्यूशन यहां पर ये निकल सकता है कि रशिया डोनेस्क और लुहांस्क में जो उसने कैप्चर किया एरिया, वो एक बफर जोन बनाने के लिए वो उसको रिटेन कर सकता है, क्रेमिया को भी रिटेन कर सकता है। एंड रशिया के लिए जो नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है, यूक्रेन उस चीज को प्रॉमिस कर सकता है कि अभी के लिए वो नेटो ज्वाइन नहीं करेगा। ये एक चीज हो सकती है। तो अब अगर जल्दी जल्दी सॉल्यूशन चाहिए तो टेबल पे 4 लोग बैठेंगे, पुतिन, जेलेंस्की, मोदी और मैं। मेरे भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यार। बट जोक्स अपार्ट, इफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी यूक्रेन रशिया वॉर मीडिएट करवा पाते हैं तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप हो जाएगा। तुमने फ्रेंड्स देखी है? फ्रेंड्स में कैरेक्टर कहता है selfless good deeds don't exist. तो व्हाट्स इन दिस फॉर इंडिया? इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को मीडिएट करवा पाता है तो इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस बना देगा अपने आप को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबरशिप के लिए। क्योंकि इंडिया बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसको एक परमानेंट सीट मिल जाए। चाइना बार बार वीटो कर देता है, बट अगर दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स मुद्दा सुलझा पाए तो अपने पास भी बैक आ जाएगी ना थोड़ी। अगर इतना बड़ा कॉम्प्रो करा दिया तो विश्वगुरु तो बोल ही सकते हैं यार खुद को, फिर विश्वगुरु शिट मैन। एंड फॉर मोदी ऑब्वियसली बहुत बढ़िया ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। फिर तो पापा वॉर रुकवा दी के 2-3 मीम और बनेंगे और वो बीजेपी वाले शेयर करेंगे। ये था मेरा एनालिसिस। मुझे लगा कि भाई काफी चीजें ऐसी हो रही हैं जिससे इंडिकेट होता है कि इंडिया इज एटलीस्ट ट्राइंग टू सॉल्व रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। बट क्या आपको भी लगता है कि इंडिया रशिया यूक्रेन वॉर एंड करा सकता है या मोदी रशिया यूक्रेन वॉर एंड करा सकता है? मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ शेयर करना, लाइक तो कर ही देना यार। बहुत मेहनत लगी, आधे घंटे से बैठा हूं, मेरी पीठ दर्द होने लगी प्लीज। बाकी अपना ख्याल रखो, मिलेंगे अगली वीडियो में।